दोस्तों, अगर आप खांसी, जुखाम और सीने की जकड़न से परेशान रहते हैं, बार बार इस तरह की दिक्कतें आपको होती रहती है या फिर सीने में बलगम बहुत ज़्यादा जमा हुआ रहता है, तो आज की इस वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि इन सभी कॉमन प्रॉब्लम से आपको राहत दिला सकता है, और वो भी बिना किसी दवाई के। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि वेदर चेंज यानी कि मौसम बदलते समय ठंड लग जाना या फिर जुखाम खांसी हो जाना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, और साथ में चेस्ट कंजेशन भी ऐसे टाइम में हो जाता है जिससे सांस लेने में कई बार हमें मुश्किल होने लगती है। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक टैबलेट्स और कैप्सूल्स या फिर सिरप्स लेते हैं या सिरप्स लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नेचर ने इसके लिए हमें एक बहुत ही खास नुस्खा भी दिया है जो कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। तो अगर आप इस घरेलू नुस्खे के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेनली अमरूद के पत्तों के ऊपर बेस्ड है। ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है, खांसी, जुखाम, बबलगम के लिए बेहद इफ़ेक्टिव है। ये नुस्खा सिर्फ आपके सिम्पटम्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि रूट कॉज के ऊपर यानी जड़ के ऊपर काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस नुस्खे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान आपको नहीं मिलता। जब हम सिंथेटिक मेडिसिन्स लेते हैं तो ये सिर्फ आपके सिस्टम को डायरेक्ट टारगेट करती है, लेकिन साथ साथ आपको कई सारे अनचाहे साइड इफ़ेक्ट भी दे जाती है, जैसे कि सुस्ती, नींद ज़्यादा आना या फिर पेट दर्द वगैरह। लेकिन इस नुस्खे से आपको इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अमरूद के पत्ते के अलावा अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी या थोड़ा सा गुड़ या फिर शहद भी चाहिए होगा। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में आपको ईजिली मिल जाएंगे या घर के आसपास मिल जाएंगे, और इसीलिए ये रेमेडी बनाने में बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। और जब भी आपको ज़रूरत हो आराम से आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी और क्रिएटिन होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रांग बनाते हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकने में आपकी मदद करती है। यानी ये न सिर्फ आपको कोल्ड और कफ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बल्कि ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी देते हैं। जिंजर यानी कि अदरक की बात करें तो ये एक नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि थ्रोट इरिटेशन यानी आपके गले में जो खराश होती है उसको कम करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करता है, सांस की नलियों को साफ रखता है। कोल्ड और कंजेशन को भी जिंजर यानी कि अदरक का रोल वैसा ही होता है। दोस्तों, जैसा कि एक नेचुरल डिकंजेस्टेंट का जो आपकी ब्लॉक्ड एयरवेज को खोल देता है। क्लग्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनल एक एक्सपेक्टेंट के रूप में यूज की जाती है जो कि आपके लंग्स में जमे हुए बलगम होता है, गाढ़ा चिपचिपा, उसको पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके अलावा दालचीनी एक नेचुरल वार्मिंग एजेंट है जो कि बॉडी को अंदर से हीट प्रोवाइड करती है। ये एंटी माइक्रोबियल भी होती है जो कि आपको इन्फेक्शन से नेचुरली फाइट करने में हेल्प करती है। काली मिर्च की बात करें तो ये एक नेचुरल डिकंजेस्टेंट है जो कि कंजेशन को कम करती है और बलगम को बाहर निकालती है। और फाइनली शहद या फिर गुड़, इन दोनों में से
जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं इनमें नेचुरल सूदिंग और कफ सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपके गले को आराम देती है और आपकी खांसी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप 6 से 8 ताज़ा अमरूद के पत्ते ले लीजिए और इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। अब इन पत्तों को बारीक बारीक आप काट लीजिए और इनके बीज के जो मोटी नस्सी होती है, ठंडी जैसे होती है पत्ते में से, उसको आप निकाल कर अलग कर दीजिए। इसके बाद एक पैन में आप 2 कप पानी लीजिए और इसे उबलने के लिए गैस के ऊपर रख दीजिए। जब पानी आपका उबलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले इसमें आप अमरूद के पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 इंच का अदरक इसमें कुचल के आप डाल लीजिए। 2 लौंग इसमें आप डाल लीजिए। एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा आप इसमें डाल लीजिए और लगभग 5 से 6 काली मिर्च आप इसमें कूट के डाल लीजिए। अब इसको आप लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो इसमें एक छोटा टुकड़ा आप गुड़ का डाल लीजिए, तोड़ के कूट के, और इसे अच्छे से हिलाकर पानी के अंदर घोल लीजिए। और अगर आप गुड़ की जगह शहद यूज करना चाहते हैं तो अभी आपको इसमें शहद नहीं मिलाना है, इसको स्किप करना है। बाद में इसमें हमें शहद मिलाना है। अब जब तक पानी आपका आधा ना रह जाए इसको आप पकने दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अपने एक्टिव कंपाउंड को इस पानी के अंदर छोड़ दे। जब आप देखें कि पानी का रंग चेंज होने लगा है और ये करीब करीब आधा रह गया है तो अब आप समझ जाइए कि आपका काढ़ा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस काढ़े को आप गैस से उतार लीजिए और एक कप में छान कर निकाल लीजिए। आखिर में अगर आपने गुड़ का यूज नहीं किया था तो अब आप इसमें जो है 1 चम्मच शहद को मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ यूज किया था तो शहद वाला ये जो पार्ट है ये आपको स्किप कर देना है। ध्यान रखिए दोस्तों कि इस काढ़े को आप गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। इस रेमेडी को दिन में 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आप बेटर फील करने ना लग जाए। आमतौर पर 1 दिन में ही आपको इस नुस्खे से आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे और कितना बार आपको लेना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस काढ़े को दिन में 2 बार लेना, गरम गरम पीना आपके लिए बेस्ट होता है। 1 कप रात को ले लीजिए, लेकिन जितना इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है दोस्तों उतना ही ज़रूरी इसके साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी है। पहली चीज़ कि अगर आप इस रेमेडी में हनी का यूज कर रहे हैं, शहद डाल रहे हैं, तो कभी भी ये नुस्खा आप बच्चों को जो 1 साल से छोटे हैं उनको नहीं दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हनी देने से बोटलिज्म नाम की बीमारी का रिस्क हो जाता है, उसको अवॉइड करिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स पेपर से अगर आपको एलर्जी है तो इस काढ़े को आप नहीं लीजिए। और तीसरा, अगर सिम्पटम आपके 3-4 दिन के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं तो बेटर है आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ये रेमेडी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्पटम के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको कोल्ड या कफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो मेडिकल एडवाइस लेना भी आज मैं जरूरी हो जाता है। चमत्कारिक पौधे के बारे में बताऊंगा जिन्हें हम अपने घर पर बड़ी आराम से आसानी से लगा सकते हैं, और हो सकता है या आपके घर के आसपास पहले से ही ये पौधा लगे हो। इनमें से एक पौधा खास बालों के लिए है, एक पौधा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बालों के लिए खास है। एक तो नेचुरल मल्टीविटामिन्स है जो आपके शरीर में बहुत सारी कमियों को पूरा करेगा। एक से पेट कम होता है। एक पौधा फीवर में नेचुरल पैरासीटामोल का काम करता है, और यही पौधा जोड़ों के दर्द में रामबाण है। दोस्तों, इतने सारे फायदे आपको साधारण से दिखने वाले पौधे में मिल जाते हैं। आपको अगर कोई भी समस्या हो
लगभग सारी बीमारियों का समाधान आपके घर पर ही मिल सकता है। और लोग बाजारों में महंगे महंगे और खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। हो सकता है आपकी किसी बड़ी समस्या को आसान सा समाधान मिल जाए। एक बार एक आयुर्वेद के गुरु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक गांव में वो ठहरते हैं। वहां गांव में कुछ लोग अपनी कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित थे। किसी को बालों की समस्या थी, कोई मोटापे से परेशान था, कोई शरीर में होने वाले सर दर्द, ऐसे ही सैकड़ों परेशानियां वहां के लोगों को थी। लोगों ने इसके बारे में उन आयुर्वेदिक गुरु से पूछा। तब उन आयुर्वेदिक गुरु ने सभी से कहा कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आगे गुरु कहते हैं, बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे आसपास उगे हुए साधारण से पौधे इतने फायदेमंद हो सकते हैं। हम भागते रहते हैं महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे, जबकि आपकी समस्या का बिना किसी खर्चे का समाधान आपके घर पर ही होता है, और वो भी एक पौधे के रूप में। आगे वो गुरु कहते हैं, इन पौधों की 2 सबसे बड़ी खास बातें हैं। पहली तो ये सभी पौधे बड़े ही आसानी से लगाए जा सकते हैं किसी भी गमले में। और फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे 5 पौधों की बात करूं तो आपको सभी लगाने हैं। आपको अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से चुनना है। बाकी दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई पौधा किसी हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा करे तो लगाने में भी क्या हर्ज है। वैसे भी तो हम मार्केट से महंगे महंगे सप्लीमेंट खरीदते हैं। उन महंगे महंगे सामानों से अच्छा है कि आप इन नेचुरल पौधों को इस्तेमाल करो। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला, आपके पर्स से बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे, और दूसरा फ़ायदा, आपको इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो गांव वाले उन गुरु से कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप हमें इतने फ़ायदे की बात बताओगे। हम सब आपकी पूरी बात ध्यान से और मन से सुनेंगे। आप हमें सारी बात विस्तार से बताइए। इसके बाद वो गुरु सबसे पहला पत्ता बताते हुए कहते हैं कि कड़ी पत्ता। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या आप वैसे ही अपने बालों को मजबूत और घना रखना चाहते हैं, तो कड़ी पत्तों से बेहतर कोई चीज़ आपको शायद ही मिलेगी। बालों के लिए ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। खास है, और सिर्फ बालों के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत फ़ायदा है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। कड़ी पत्तों को डाइट में शामिल करने से वज़न भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी नॉर्मल आने लगता है, ब्रेन पावर भी बढ़ती है, और यहाँ तक कि बॉडी में कैंसर सेल्स को भी मार देते हैं। लेकिन हर इंसान यही सोचता है कि इन्हें खाए कैसे। कड़ी पत्तों को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका, अगर रोटी बना रहे हो तो कड़ी पत्तों को कुछ पत्ते काट के गूंद लो। आप कभी कभी कड़ी पत्ते का पराठा भी खा सकते हो। ऐसे ही अगर चावल बना रहे हो तो उसमें भी थोड़े से कड़ी पत्ते डाल सकते हो। कड़ी पत्ते की चटनी भी आप बना सकते हैं। उसमें धनिया पुदीना भी डाल देना, उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। ये पौधा लगाना सबसे आसान हो सकता है। आपके घर में पहले से ही हो, नहीं हो तो आपके आस पड़ोस में तो पक्का होगा। इसकी एक खासियत है, आप एक चीज़ देखना कि जहाँ भी कड़ी पत्ते का पेड़ होता है वहाँ उसके आसपास छोटे छोटे कड़ी पत्ते के पौधे अपने आप ही उगने लगते हैं। वहाँ से आप भी ज़रूर लगा सकते हो। इसके आपके शरीर के लिए बड़े फ़ायदे हैं। इसके आगे वो गुरु दूसरा पौधा बताते हुए कहते हैं, तुलसी का पौधा। तुलसी को भारत में पौधे से कहीं ज़्यादा माना गया है। पहले के समय में
तो किसी के घर में कोई और पौधा हो ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा जरूर होती थी। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है तुलसी के औषधीय गुण। आम पौधों के मुकाबले तुलसी बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तभी तो पहले के ज़माने में बच्चों को जब भी सर्दी खांसी जुखाम होता था तो माँ तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना कर देती थी। लेकिन तुलसी सिर्फ इम्यूनिटी तक सीमित नहीं है। अगर तुलसी के और फायदों की बात करें तो तुलसी का पौधा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों के घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पैंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और डायबिटीज का जो मूल जड़ है इंसुलिन रेसिस्टेंस उसे ठीक करती है। इसीलिए ही इतनी फायदेमंद ये है। आगे वो गुरु कहते हैं, अब हम जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए पत्तों को तोड़ के काढ़ा बना लो, सुबह खाली पेट पी लो या फिर डायरेक्ट 2-4 पत्ते पानी के साथ निगल लो। तुलसी के कुछ पत्ते अपने पीने के पानी में डाल सकते हो। ऐसा करने से तुलसी के मेडिसिनल गुण अपने आप ही आपके पानी में आ जाते हैं और पानी में एक हल्का सा स्वाद तुलसी का आ जाता है, जिस वजह से पानी भी ज़्यादा पिया जाता है। तुलसी एक बहुत ही सात्विक पौधा है, जिसका सेवन करने से आपके मन में एक अपने आप ही पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। शायद इसीलिए आध्यात्म में इसे इतना माना गया है। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, तुलसी के पत्तों को भूलकर भी चबाना नहीं है। आप चाहे तो सीधा निगल सकते हैं, क्योंकि तुलसी में नेचुरल मरकरी पाया जाता है, जो चबाने से दांतों में अगर कहीं रह गया तो कीड़ा लग सकता है। देखो, मरकरी वैसे तो जहरीली धातु है, लेकिन ये तुलसी में बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए अमृत का काम करती है। इसीलिए इसको कभी भी सीधा चबाना नहीं चाहिए। तुलसी को दूध वाली चाय में भी नहीं डालनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से दूध और तुलसी का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, लेकिन आप चाहे तो तुलसी को दही में डाल सकते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है, और अगर आपने एक बार इसे अपने घर में लगा दिया तो जो पक्षी है वो इसके बीजों को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में अपने आप ही बहुत सारे पौधे इसके लग जाएंगे। आगे वो गुरु तीसरा पौधा बताते हुए कहते हैं, मोरिंगा। मोरिंगा के पत्तों में पालक के मुकाबले 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है। केले की तुलना में 15 गुना ज़्यादा पोटासियम और गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। दही से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। संतरों से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है और दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। दोस्तों, कुछ ही ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जो अपने आप में ही एक मल्टी विटामिन्स है, और मोरिंगा उनमें से एक है। आयुर्वेद में मोरिंगा को विटामिन 12 के लिए बड़ा अच्छा स्रोत माना गया है। ये एक ही बहुत ही साधारण पेड़ है जो आसानी से मिल जाता है। इसे या तो दाल में डाल सकते हैं या सब्जी में आटे में गूंद सकते हैं, या फिर इसको चावलों में डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको कैसे भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा को लगाने के लिए आप बड़े गमले का इस्तेमाल करना, तब अच्छे से फैल पाएगा। अगर ज़मीन में जगह हो तो आसपास लगा लो। जो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन है उसको मील पूरा नहीं मिलता है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया स्रोत है मोरिंगा। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो मोरिंगा पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पत्ते बहुत फ्रेश होते हैं। पाउडर की तुलना में पत्ते में स्वाद बेहतर है। दाल सब्जी में डाल के खाओ तो इनके टेस्ट का कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन फ़ायदा आपको ज़रूर बहुत मिलते हैं। आगे वो गुरु अगला पौधा बताते हैं, कहते हैं पारिजात। पारिजात के पत्तों का मुख्य 3 तरह का समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है पेन। अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन रहता है,
दर्द होता है या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि प्रॉब्लम की वजह से अगर आप ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, तो पारिजात, जिसे हर श्रृंगार भी कहते हैं, इसके 3-4 पत्ते लेकर कूट के 2 गिलास पानी में डालकर गैस पर चढ़ा दे और जब तक पानी आधा ना रह जाए तब तक उबाले, फिर छान कर पी ले। इसके इतने बढ़िया परिणाम है, लेकिन इसके फायदे पता उन्हें ही चलता है जो लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसका नाम तक भी नहीं जानते हैं। फायदे क्या ही जानेंगे। देखो, इसके पत्ते जो होते हैं वो ड्राई लगते हैं और यही इनकी पहचान भी है। इसके अलावा दूसरी हार श्रृंगार के पत्तों की खास बात है कि ये बॉडी का टेम्परेचर कम करता है। इसी वजह से इसका कारगर बुखार में नेचुरल पैरासीटामोल का काम करता है। नॉर्मल बुखार छोड़ो, ये मलेरिया, चिकनगुनिया और यहाँ तक कि डेंगू में भी इसका असर बहुत अच्छा है। और ख़ास बात इसकी ये भी है कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी आपको फ़ायदा करता है। जैसे अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, बलगम बहुत बनती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, इस तरह की फेफड़ों से संबंधित जो भी समस्या होती है, उनमें पारिजात के पत्तों का काढ़ा एक दवाई का काम करता है। फिर जहां लोग स्किन के लिए इतनी महंगी क्रीम्स खरीदते हैं, वहां पर ये एक बार इसके पत्तों का काढ़ा भी कुछ दिन पी के देखो। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल्स गुण खून को भी साफ करते हैं, जिस वजह से अंदर से स्किन का ग्लो बढ़ता है। ये भी उसी तरह का पेड़ है कि एक बार लगा के छोड़ दिया, ये अपने आप ही उग जाएगा। पारिजात का पौधा गमले में भी लगाया जाता है। इसकी टहनी भी आप लगा सकते हैं। आगे वो गुरु कहते हैं कि अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा फायदेमंद पत्ते की, जो है अमरूद का पत्ता। अगर आपके मुंह में छाले बहुत होते हैं, दिन में 2-2 बार ब्रश करने के बाद भी मुंह से बदबू नहीं जाती है, दांतों में कीड़ा है या ब्रश करते हुए मसूड़ों में से खून निकलता है, तो अपने घर अमरूद का पौधा ज़रूर लगवा लो। इसकी 1-2 पत्तियाँ लो और इनको तोड़ ताड़ कर सीधा ही इसको अपने मुंह में डाल लो और धीरे धीरे चबाते रहो। इसका जो रस आएगा वो आप अंदर निगल लो और जो पत्ते के टुकड़े निकलेंगे उसको आप बाहर फेंक दो। ये अमरूद का पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है, बड़ा ही सस्ता भी मिलता है और इतने इसके फ़ायदे आप मान ही नहीं सकते। अगर ऐसे ही इन्हें इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं तो आप अमरूद के पत्तों को छोटा छोटा तोड़कर पानी में काढ़ा बना ले, छानकर इसे माउथ ब्रश करें। आयुर्वेद में अमरूद के पत्तों की महिमा का वर्णन मिलता ही है, लेकिन आज मॉडर्न स्टडीज ये कहती है कि अमरूद के पत्तों की उपस्थिति में मुंह में बैड बैक्टीरिया नहीं रह सकते। अगर आपको दांतों में दर्द रहता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो अमरूद के पत्ते के काढ़े के साथ साथ एक लौंग भी डाल ले। अगर आप एक महिला है और आपको मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द होता है, तो आपको अमरूद के पत्तों का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद सोच का प्रेशर बढ़ जाता है तो भी अमरूद के पत्तों की चाय आपको ज़रूर पीनी चाहिए। अमरूद के पत्तों से आंतों में जो बैड बैक्टीरिया है, जिस वजह से आपकी डाइजेशन खराब हो रही है, वही सही होने लगेगी। अमरूद के पत्तों के और बड़े फ़ायदे हैं, जैसे अमरूद के पत्तों में जो ओनियल होता है वो कैंसर को रोकने की जो दवाइयाँ आती है उनसे 4 गुना ज़्यादा लाभकारी है। इसके आगे वो गुरु कहता है, अगला है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता जितना खाने में तीखा और कड़वा होता है उतना ही ये ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि नीम का पत्ता आपके खून को अंदर से साफ कर देता है और सभी बीमारी कीटाणु को जड़ से ख़त्म करता है। नीम के पत्ता आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। चेहरा, त्वचा, फोड़े फुंसी, दाग धब्बे, इन सभी परेशानियों को ख़त्म करता है। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नीम के पत्ते का इस्तेमाल कैसे करें,
इसे जानते हैं। नीम के पत्तों को आप तोड़ ले 4-5 पत्ते और उसे ऐसे ही मुंह में डाल के चबाकर पत्ता सहित खा ले। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप कोमल पत्तियों को तोड़कर इसका भुंजिया बनाकर सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और चाहे तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो इन तीनों तरीके से आप नीम का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं। इसके आगे वो गुरु सभी गांव वालों को कहते हैं कि आप इतने महंगे महंगे सप्लीमेंट खाते हो, दवाइयों पर खर्चा करते हो, क्यों ना एक बार इन औषधीय पौधों को लगवाए। जैसे अगर चॉकलेट सामने पड़ी हो तो इंसान खा ही लेता है, इसी तरह से जब ये पौधे आपके घर पर लगेंगे तब आप इन्हें इस्तेमाल कर ही लेंगे। और क्या पता इन्हें इस्तेमाल करते करते आप कितनी ही बीमारी से बच ही जाएं। क्या आप भी अपना विचार बदलना चाहते हैं, मानसिक स्थिति बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आज की ये कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुँचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में ज़रूरत है आपको अपने सोच और विचार को बदलने की। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? गुरु ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हाँ, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन ही है और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा दुखी रहते हैं और चिंतित रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। किस तरह, किस परिस्थिति का सामना करते हैं, ये सब आपकी आदत और आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छिपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज़्यादा महसूस करोगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहे तो आपके भावनात्मक दुख का कारण आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वो परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज़्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीज़ें घटित होती है जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फ़र्क बस इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं, कैसे देखते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप ये भी जान जाएंगे कि आप
खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्य ने गुरु से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, इंसान के दुख का असली कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वो हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वो इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिनकी वजह से वो अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जी हाँ, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो फिर भी हर मिलने वाली चीज़ के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियाँ एक जैसी होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजारा हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वही दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नज़रिए पर निर्भर करता है। हकीकत और इसके प्रति हमारा नज़रिया दो अलग अलग चीज़ें होती है। बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। चलो अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते एक समय एकाग्रचित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी न किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वो काफ़ी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था, लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरा नाव तो खाली था जो हवा के वेग से और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वो शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा है। उसके हद से ज़्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है वो कभी आपके खुद का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रण करता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख, दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूँ। बुरे विचारों के बिना आप ज़्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे
दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, बस आपकी सोच ही आपके दुख का असली कारण होती है। शिष्य ने गुरु से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हम ज़्यादा खुश और आज़ाद कैसे महसूस कर सकते हैं? गुरु ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिनमें लगभग 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 6,000 विचार में सभी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मज़ा आता है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान अवचेतन मन से एक आदत विकसित कर ली है, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के कारण इंसान का दिमाग किसी भी चीज़ या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वो खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों पहले ये नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों को जिंदा रखने के लिए और फलने फूलने में मददगार साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में ये नकारात्मक पूर्वाग्रह ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन बस अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने के लिए अपनी मदद करने दीजिए। और यही वो समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के कारण आप अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नज़रिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज़्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। ये सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर ढकेलता रहता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आज़ाद महसूस करेंगे। तो फिर आज इसी क्षण में ये सोचना बंद कर दीजिए कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए और ये देखना शुरू कीजिए कि वो वाकई में क्या हो सकती है। शिष्यों ने गुरु से कहा, अगला प्रश्न, सोच और विचार में क्या अंतर है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो आपके लिए विचार और सोच के बीच फर्क को समझना बेहद ज़रूरी है। विचार इस ब्रह्मांड की रचना है जो कि हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत या शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिनमें ज़्यादातर समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और दूसरी चीज़ है हमारी सोच, जिनका मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। सोच के साथ आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप किसी भी विचार को या तो जाने दे सकते हैं या फिर उस विचार के साथ जुड़कर उसके बारे में और सोच सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका ये है, ये किसी पल भी किसी शक्ति और किसी कोशिश के बिना हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल में शुरू होती है
जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं और विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती है। विचार और सोच तो संबंधित है, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कि आप अपने विचारों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने सोच को ज़रूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर दुखी नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं। शिष्यों का गुरु से अगला प्रश्न, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ, कभी कभी ये आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना। लेकिन ज़्यादातर समय ये आपको तनाव और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज़ या बुरा घटना के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। आप बस उस समय उस पल को जी भरकर जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं। आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपकी दुखों की जड़ मन या नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज़ या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आज़ाद करिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज़्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने गुरु से अगला प्रश्न किया, ज़्यादा सोचना कैसे बंद करें? गुरु ने कहा, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को आने से पूरी तरह से रोकना होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। विचारों को रोकना अपने आप को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा, विचारों को आने जाने से नहीं। विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है। आप ये अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि वो कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इसके साथ खुद को जोड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके से आप खुद को विचार से अलग कर सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोचने के लिए ही तो बनाया गया है और ये हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से खुद को कभी भी नहीं रोक सकते हैं। सवाल ये है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं और
इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूक होना होता है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको कब खुद को ज़्यादा सोचने से रोकना है। ज़्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तभी आती है जब आप किसी परिस्थिति के बारे में हद से ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए पाएंगे तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे या छानेंगे? ज़्यादातर लोग तो इसे उबालने लगते हैं या छानने लगते हैं, लेकिन इन सबसे आसान है कि आप उन पानी को, गंदगी को नीचे बैठने के लिए दीजिए। कटोरी को शांत रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे स्वयं ही जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग के लिए भी लागू होता है। ज़्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमारे सामने ही होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती है। जब हमारा मन अशांत या फिर परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने मन को, अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए। ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज़्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज़्यादा सोचने की आदत कम से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की ज़रूरत है और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।